हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब अनअकैडमी के लर्निंग एप्स को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं प्रेजेंट टाइम में निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। पिछले 20 वर्षों से मैं निश्चय आईएएस एकेडमी में क्लास ले रहा हूं। मैं यूपीएससी के लिए मैं क्लास ले रहा हूं और मेरे पढ़ाई में लगभग 100+ बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस इत्यादि की क्लास में लूंगा। अब मैं बात करूं, यदि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल रोमन सैनी, मृणाल पटेल, प्रकाश कुमार इत्यादि टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, एनसीईआरटी समरी की बात करें, 2 तरह के कोर्स है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस है, यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है। उसके पीछे कारण क्या है कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज, आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको मिलेगा जो प्लस में नहीं मिलता है। पर यदि निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको यहां भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शनल कोर्स की बात करें, अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑप्शनल कोर्स भी उपलब्ध है। पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब ध्यान देने इस बात को। अब हम बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के टर्म्स को लेकर के। कल मैंने यह कहा था कैपिटल क्या है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो मैं पीटी का प्रश्न उठा रहा हूं ना, उसको देखो। आप यकीन करो, यदि आपने उसे फॉलो किया तो आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि पढ़ना अलग है, आप प्रश्नों को सॉल्व करना अलग है। आप बहुत पढ़ते हो सकता आपका पीटी ना हो। कारण यह है कि प्रश्न कैसे बनेंगे यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जब किसी शब्द को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं तुरंत क्या कर रहा हूं, प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं कि देखो प्रश्न इस तरह बनेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज हम बात करते हैं एक नया शब्द। कल हम बात किए थे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास, और बात हो रही थी जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। एक चीज सोचो, हमने ग्रोथ कर लिया, मेरे पास बड़ा मकान आ गया, गाड़ी आ गई और प्रॉपर्टी आ गई ग्रोथ, लेकिन हमारा गुणात्मक विकास नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं मेरा गुणात्मक विकास हो, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ है जीडीपी में वृद्धि प्लस गुणात्मक विकास। फिर हम जब आगे आएंगे तो सोचो, हमने विकास तो कर लिया लेकिन मूल्यों का अभाव है, तो मुझे मूल्यात्मक विकास भी चाहिए। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की गई। फिर एक प्रश्न उठा कि हमने जो विकास किया है, वो विकास क्या फ्यूचरलेस है या रूटलेस है। सिंपल चीजें, हम जब विकास की बात करते हैं, तो ध्यान देना इस बात को
देखो आप, हम जब विकास की बात करते हैं तो दो जॉबलेस, फ्यूचरलेस, रूटलेस। पहली चीज, हम जॉबलेस की बात करते हैं, हम रूटलेस की बात करते हैं, हम फ्यूचरलेस की बात करते हैं। तीन तरह की बात करते हैं। हमारा विकास जॉबलेस होना चाहिए, जॉबलेस है, रूटलेस है और फ्यूचरलेस है। अब देखो आप, रूटलेस का मतलब ये होता है, रूटलेस ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ हमेशा ध्यान दो इस बात को, रूटलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जहां लोग अपने कल्चर से अलग हो जाए। मतलब ऐसा विकास जहां लोग अपनी संस्कृति से अलग हो जाए। और फ्यूचरलेस का मतलब यह है ऐसा विकास जिससे भविष्य खतरे में पड़ जाए। पूरी बात ध्यान देना, मैंने क्या कहा, यह जो हमारा विकास है, जॉबलेस ग्रोथ, रूटलेस ग्रोथ और फ्यूचरलेस ग्रोथ की बात करें हम लोग, ध्यान से सुनो इस बात को। रूटलेस ग्रोथ का मतलब है ऐसा विकास जहां लोग अपनी संस्कृति से अलग हो जाए। सोचो जरा आप, यदि हम अपने कल्चर से अलग हो जाते हैं तो क्या उस विकास से आपको खुशी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट टाइम में जो ग्रोथ हो रहा है या तो रूटलेस है, मतलब आपको अपने कल्चर से अलग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन और अमेरिकन संस्कृति का इतना तेजी से प्रसार हो रहा है, यूरोपियन एवं अमेरिकन कल्चर का इतना तेजी से प्रसार हो रहा है कि न अविकसित या विकासशील देशों के जो रीजनल लैंग्वेज है या जो कल्चर है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अब इंडिया की बात करो आप, लोगों को अंग्रेजी बोलने में गर्व की अनुभूति होती है। लोग वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनते हैं, उनके फूड, पिज्जा, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड कि उनके जो फूड है वो अच्छे लगते हैं। हमेशा ध्यान दो, ये हमने विकास की बात की। तो हमारा जो विकास है वो रूटलेस है, ऐसा विकास जहां लोग अपने कल्चर से अलग हो जाए। जब लोग अपने कल्चर से अलग हो जाएंगे तो विकास किसी काम का नहीं। फ्यूचरलेस का मतलब होता है जिससे आपका भविष्य खतरे में पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टाइम में जो विकास हो रहा है ना, वो कितना खतरनाक है। इतने बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके कारण मानव अस्तित्व के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। हमेशा ध्यान दो, ये है। अब हम बात करते हैं, एक बात ध्यान से सुनो इस बात को, ये सारी चीजें हैं विकास। अब प्रश्न है, सतत विकास का मतलब क्या होता है? मान लो हमने विकास कर लिया, हमारे पास सब कुछ आ गया, लेकिन उस विकास का क्या मतलब है जिससे
आपका भविष्य खतरे में पड़ जाए। तो कहा गया नहीं नहीं, मुझे ऐसा विकास चाहिए ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो। तो सतत विकास की बात की गई। जब हमने सतत विकास की बात की तो प्रश्न ये उठा, विकास का लाभ क्या सभी को मिल पा रहा है, या विकास के लाभ कुछ ही लोगों को मिल रहा है? कोशिश ये है कि विकास का लाभ सभी को मिले। तब हमने समावेशी विकास की बात की, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही है विकास का लाभ सभी को मिले। सब कुछ मिल गया, फिर एक प्रश्न उठा, आखिर हम कमाते क्यों हैं? हम विकास क्यों करते हैं? खुशी के लिए, आनंद के लिए। तब सोचो आप, कहा गया मुझे ऐसा विकास चाहिए ताकि खुशी मिल सके। तो जीएनएच की बात की गई थी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात की गई थी। यहां तक हम बातें कर चुके थे। अब कुछ नए शब्दों की बात करता हूं। एक ऐसे शब्द है जिसका प्रयोग बार बार होगा आपकी इकोनॉमी में। अब तक मैं जो भी इकोनॉमिक्स के टर्म्स की क्लास ले रहा हूं, मैं शब्द की मीनिंग इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं सीधे टॉपिक पर आऊं तो जब मैं इन शब्दों का प्रयोग करूं तो आपको चीजें क्लियर हों, ताकि शब्द है क्या। अब बात करते हैं, 3 तरह के शब्द होते हैं। जैसे मैंने कहा कर, इसे कहते हैं टैक्स। दूसरा शब्द है शुल्क, इसे कहते हैं ड्यूटी। तीसरा है फीस, इसे कहते हैं फी। ये बात ध्यान दें इस बात को, मैंने कहा एक कर हो, शुल्क हो और फी हो। देखो आप, टैक्स, ड्यूटी और हम फी की बात करें, ध्यान देना इस बात को, बहुत मजा आएगा। फीस क्या है? फीस कहते किसे हैं? प्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूली जाने वाली हमेशा, हम इसे फी कहते हैं। प्रत्यक्ष सेवा के बदले, प्रत्यक्ष डायरेक्ट सेवा के बदले वसूली जाने वाली राशि। जैसे ट्रेन, बस, हम का किराए की बात करें, ट्यूशन फीस होती है, स्कूल की फीस होती है, डॉक्टर की फीस होती है, वकील की फीस होती है। तो फीस का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट सेवा दी जा रही है ना, प्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूली जाने वाली जो राशि है, हम डायरेक्ट सेवा दे रहे हैं और डायरेक्ट सेवा के बदले वसूली जाने वाली जो राशि है उसे कहते हैं फी। जैसे मैं ट्रेन और बस का किराया देता हूं, मैं ट्यूशन फीस चुकाता हूं, मैं डॉक्टर की फीस चुकाता हूं, मैं वकील की फीस चुकाता हूं, फीस। दूसरी तरफ शुल्क की बात करें, ड्यूटी कैसे कहते हैं? शुल्क का मतलब होता है इनडायरेक्ट सेवा, अप्रत्यक्ष सेवा के बदले। अप्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूली जाने वाली जो राशि है हमेशा, फीस का मतलब है प्रत्यक्ष सेवा के बदले,
वसूली जाने वाली राशि। शुल्क का मतलब होता है अप्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूली जाने वाली राशि, उसके कहते हैं शुल्क। फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी कहते हैं इसे। जैसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, हम एक्साइड हम ड्यूटी की बात करें, सीमा शुल्क की बात करें, उत्पाद शुल्क की बात करें, यह शुल्क है। फीस में हम डायरेक्ट सेवा देते हैं और राशि वसूलते हैं। शुल्क में क्या होता है, हम इनडायरेक्ट सेवा देते हैं और राशि वसूलते हैं। ध्यान दो इस बात को, फीस में हम डायरेक्ट सेवा देते हैं और राशि वसूलते हैं। ड्यूटी में हम इनडायरेक्ट सेवा देते हैं और राशि वसूलते हैं। तो अप्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूली जाने वाली राशि है, हम उसे कहते हैं शुल्क। टैक्स क्या होता है, बिना किसी प्रकार की सेवा दिए, बिना किसी प्रकार की दिए हमेशा ध्यान दो, इसे हम टैक्स कहते हैं। तो तीन तरह की सर्विस होती है। फी जब हम डायरेक्ट सेवा देते हैं, शुल्क इनडायरेक्ट सेवा देते हैं और उसके बदले हम जो राशि वसूलते हैं। टैक्स बिना किसी प्रकार का सेवा दिए हम जो राशि वसूलते हैं, हम उसे कहते हैं टैक्स। ये तीन बात है, लेकिन कर के साथ दो शब्द और हैं। कई बार टैक्स, ड्यूटी और फीस में यूपीएससी बेसिक डिफरेंट पूछ लेता है, हमेशा ध्यान दो। अब हम बात करें, कर के साथ तीन शब्द और हैं। जैसे मैंने कहा कर, इसको कहते हैं टैक्स। दूसरा है उपकर, इसको कहते हैं सेस। और तीसरा है अधिभार, इसको कहते हैं सरचार्ज। ये तीन शब्द हैं। सेस, अधिभार की बात करें, टैक्स तो पता है, सेस का मतलब क्या होता है, उपकर कहते किसे है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह जो है कर के आधार पर लगता है, टैक्स बेस पर लगता है। करके हमेशा ये जो अधिभार है, कर के ऊपर लगता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो सेस से अधिभार है, लेकिन हम दोनों की यदि बात करें, दोनों एक निश्चित प्रयोजन से वसूले जाते हैं। प्रयोजन वसूले हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह नियमित रूप से वसूला जाता है।
हमेशा हमने कहा टैक्स, जब टैक्स की बात करेंगे, देखो आप, ये जो टैक्स है यह नियमित रूप से वसूला जाता है। हमेशा जान दो, ये जो सेस है, सेस और अधिभार की बात करें, इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये कि जो उपकर है ये कर के आधार पर लगता है, ये टैक्स बेस पर लगता है, और जो सरचार्ज है ये कर के ऊपर लगता है। लेकिन दोनों एक निश्चित प्रयोजन से वसूले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पर्पज है सड़क का विकास करना, हाईवे का निर्माण करना है। हाईवे के निर्माण के लिए मुझे 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तब मैं क्या करूंगा? सरचार्ज लगा दूंगा या सेस लगा दूंगा। मान लिया जाए मुझे 1 करोड़ का कलेक्शन करना है, तो मैं सरचार्ज लगा दूंगा, और जब 1 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा तो तुरंत वह समाप्त हो जाएगा टैक्स। मान लिया जाए मुझे दिल्ली में एयरपोर्ट का निर्माण करना है, एयरपोर्ट का निर्माण करना है, तो मैं क्या करूंगा? सरचार्ज लगा दूंगा उन लोगों पर जो प्लेन से यात्रा करते हैं। और जब मैं सरचार्ज लगाऊंगा, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, तो ये सरचार्ज या सेस तब तक लगता रहेगा जब तक 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन नहीं हो जाता। मतलब विशेष पर्पस से दोनों लगाए जाते हैं, पर्पज पूरा होने के बाद ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, सेस और अधिभार। लेकिन जो टैक्स है ये नियमित रूप से वसूला जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो आप, इन दोनों में बेसिक डिफरेंट की बात करें, यह कर के आधार पर लगता है और सरचार्ज कर के ऊपर लगता है। जैसे छोटे से एग्जांपल लें, मान लिया जाए गवर्नमेंट ने यह कहा कि 1 लाख पर 10% टैक्स है, ठीक है? 1 लाख पर 10% मान लो टैक्स है, तो टैक्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा? तो टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा 10,000 रुपया हो जाएगा। अब सोचो, ये जो उपकर है ये 1 लाख पर लगेगा, कर के आधार पर टैक्स बेस क्या है? 1 लाख, इस पर लगेगा। और जो अधिभार है कर के ऊपर, मतलब टैक्स रेवेन्यू पर लगेगा। ये इसका मतलब ये जो उपकर है एक लाख पर लगता है, और ये जो अधिभार है ये 10,000 रुपये पे लगता है। देखो आप अंतर, देखो आप, ये जो उपकर है 1 लाख पर लगता है, ये जो अधिभार है ये 10,000 रुपये पे लगेगा। दोनों में अब सोचो जरा, मान लिया जाए कि ये जो शेष है वो 2% है, और अधिभार भी मान लिया जाए 2% है। मान लो आप, यह भी 2% है और यह भी 2% है। सरकार को पैसा ज्यादा चाहिए तो शेष लगाती है, सरकार को पैसा कम चाहिए तो अधिभार लगाती है। अब 1 लाख का 2% कितना हो गया? 2,000, और 10,000 का 2% कितना हो गया? 200 रुपया। कितना बड़ा गैप पैदा हो गया, सोचो आप। देखो आप, ये टैक्स, सेस, और हम बात करें सरचार्ज की, ये दोनों में ये बेसिक डिफरेंट है। ये अब ध्यान से सुनो इस बात को। ये तो टैक्स की बात, पर टैक्स सिस्टम क्या होता है? कर प्रणाली क्या है? कई बार यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछ दिया जाता है। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? हमेशा क्वेश्चन कैसे बनाएगा? क्वेश्चन यूपीएससी, मैंने क्या, यूपीएससी में अलग तरह के क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में अलग तरह के क्वेश्चन पूछेगा। निम्न में से सत्य है,
हमेशा ध्यान दो, सत्य ये है, देखो आप, उपकर कर के ऊपर लगता है। सेकंड, अधिभार एवं उपकर एक साथ लगाए जा सकते हैं। हम नंबर थर्ड की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, उपकर की अपेक्षा अधिभार से राजस्व का संग्रह ज्यादा। संग्रह ज्यादा। हमेशा ध्यान दो, उपकर की अपेक्षा अधिभार सरचार्ज से राजस्व का संग्रह ज्यादा। हम फोर्थ की बात करें, कर एवं शुल्क प्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूले जाते हैं। ये चार विकल्प है। निम्न में से सत्य क्या है? हमेशा ध्यान दें इस बात को, उपकर कर के ऊपर लगता है, ये विकल्प सही कि गलत है? हम लोग पढ़ चुके हैं। उपकर क्या होता है? कर के आधार पर टैक्स बेस पर लगता है, कर के ऊपर नहीं लगता है। तो सेस जो है टैक्स बेस पर लगता है, ना कि कर के ऊपर। कर के ऊपर अधिभार लगता है, तो यह विकल्प गलत हो गया। दूसरी तरफ अधिभार और उपकर एक साथ लगाए जा सकते हैं, यह सही है या गलत है? यदि दोनों की मीनिंग पता है तो इस प्रश्न का जवाब देना सही है कि जो सरचार्ज है वह टैक्स कर के ऊपर लगता है और जो सेस है वो टैक्स बेस पे लगता है। तो बिल्कुल दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं और कई बार बजट में दोनों एक साथ लगाए भी गए हैं। तीसरा, उपकर की जो अपेक्षा है अधिभार से राजस्व का संग्रह ज्यादा है। अब बताओ, अधिभार से, इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अधिभार से राजस्व का कलेक्शन ज्यादा होता है। ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है? मैंने क्या एग्जांपल दिया, 1 लाख पर उपकर लगेगा और 10,000 पर अधिभार लगेगा अभी जो क्लास में। क्योंकि जो उपकर है टैक्स बेस अर्थात 1 लाख पर लगेगा, जो सरचार्ज है कर के ऊपर अर्थात 10,000 पर लगेगा। ये दोनों 2% हो तो उपकर कितना हो गया? 2,000। अधिभार कितना हो गया? 200। तो ज्यादा कौन है? उपकर। अब प्रश्न देखो जरा, उपकर की अपेक्षा अधिभार से राजस्व का संग्रह ज्यादा, ये गलत हो गया कि उपकर की अपेक्षा अधिभार से राजस्व का संग्रह कम होता है, ज्यादा नहीं होता। ये विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखो, कर एवं शुल्क प्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूले जाते हैं। कर एवं शुल्क प्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूले जाते हैं। हमेशा ये दोनों गलत है। फीस जो है प्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूले जाते हैं, शुल्क जो है इनडायरेक्ट सेवा के बदले वसूले जाते हैं। तो यह भी विकल्प गलत हो गया। चारों के चारों विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए, अर्थात इनमें से कोई सही नहीं है। अब मैं दूसरा प्रश्न उठाता हूं, देखो आप, निम्न में से सत्य है, निम्न सत्य है। सत्य क्या है?
देखो आप, निम्न में से सत्य है। सत्य क्या है? फर्स्ट, शुल्क जो है अप्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूली जाती है। हमेशा ये फर्स्ट है। हम सेकंड की जब बात करेंगे, हमेशा ये जो शुल्क है ये अप्रत्यक्ष सेवा के बदले वसूली जाती है। हम दूसरी चीज से बात करें, फीस की वसूली, केवल सरकार करती है। हम थर्ड की बात करें, थर्ड की देखो आप, फीस की जो वसूली है केवल सरकार करती है। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा अधिभार मतलब सरचार्ज की बात करें, ये जो सरचार्ज है कर के ऊपर लगता है। और चौथी चीज हम बात करें, उपकर एवं अधिभार। नियमित रूप से वसूले जाते हैं। देखो ये चार चीजें हैं। शुल्क इनडायरेक्ट सेवा के बदले वसूली जाती है। फीस की बात करें हम लोग, फीस की वसूली केवल सरकार करती है। थर्ड, अधिभार कर के ऊपर लगता है। और फोर्थ, उपकर अधिभार नियमित रूप से वसूले जाते हैं। हमेशा ध्यान दो, निम्न से सत्य क्या है, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। शुल्क अप्रत्यक्ष सेवा के बदले, यह बिल्कुल विकल्प सही है। यदि हम बात करें, जैसे एक चीज देखो आप, यह विकल्प सही है। फीस की वसूली केवल सरकार करती है, यह विकल्प गलत है। सरकार भी करती है और प्राइवेट संस्थाएं भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्राइवेट संस्था हूं, मैं आपसे फीस वसूलता हूं। अनअकैडमी एक प्राइवेट संस्था है, यह आपसे ट्यूशन फीस लेती है। डॉक्टर एक प्राइवेट संस्था है, वो फीस लेता है डॉक्टर। गवर्नमेंट भी फीस लेती है, ट्रेन की सेवा देती है, वो बस की सेवा देती है, तो फीस लेती है वो। हमेशा ध्यान दो, केवल शब्द विकल्प गलत हो गया। अधिभार कर के ऊपर लगता है, कर के ऊपर नहीं, बल्कि हमेशा अधिभार कर के ऊपर लगता है और शेष कर के आधार पर लगता है, तो ये विकल्प सही है। उपकर और अधिभार नियमित रूप से वसूले जाते हैं। ये दोनों नियमित रूप से नहीं वसूले जाते, एक विशेष पर्पज से वसूले जाते हैं। पर्पज पूरा होते ही ये समाप्त हो जाता है। ये भी विकल्प क्या हो गया? हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये भी जो विकल्प है ये गलत हो गया। इस तरह हम बातें करें, ये टैक्स। अब एक प्रश्न, टैक्स सिस्टम, कर हम प्रणाली की बात करें, टैक्स सिस्टम कर प्रणाली हम टैक्स सिस्टम की बात करें,
ये जो टैक्स सिस्टम है, कर प्रणाली है, हम इसकी बात करें, आप ध्यान देने इस बात को, जो टैक्स सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हम कहते क्या है, कितने तरह के टैक्स रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानता, जब टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो देखो आप, ये कई तरीके के होते हैं। पहली चीज प्रगतिशील कर प्रणाली, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। हम टैक्स सिस्टम की बात करें, हम दूसरी चीज बात करें प्रगतिशील प्रतिगामी की बात करें हम लोग, प्रतिगामी हम इसे कहते हैं रिग्रेसिव। हम टैक्स सिस्टम की बात करें, तीसरी चीज अनुपातिक कर प्रणाली, हमसे कहते हैं और चौथी चीज है अक्रमिक। डिग्रेसिव कहते हैं इसे। अब देखो आप, हम जब टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो चार तरह के टैक्स सिस्टम होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिगामी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अनुपातिक प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम, अक्रमिक कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इतने तरह के टैक्स सिस्टम होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम और डिग्रेसिव। हम टैक्स सिस्टम की बात करें, ध्यान देने इस बात को, ये सारे जो टैक्स सिस्टम की बात करें हम लोग, प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है। यदि हम प्रगतिशील कर प्रणाली की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, आय में वृद्धि से कर के दर में निरंतर वृद्धि हो। आय में वृद्धि से कर के दर में निरंतर वृद्धि हो। निरंतर हमेशा, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इनकम में वृद्धि से जब टैक्स रेट में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। हमेशा ध्यान दो, इनकम में वृद्धि से प्रगतिशील कर प्रणाली की बात करें हम लोग, यदि आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है, इनकम में वृद्धि से जब कर के दर में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करें हम लोग। हमेशा ध्यान दें इस बात को, इसी कहते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। सिंपल चीजें, इनकम बढ़ती जाएगी
तो टैक्स रेट आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे एक हम ग्राफ खींचते हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये एक कर की दर, और ये आपकी इनकम। वृद्धि लाख में, कर की दर प्रतिशत में। जैसे मैंने ये कहा 5%, 10%, 15% की बात करें, इनकम आपकी 1 लाख, 2, 3, 4 की बात करें हम लोग। अब इसका ग्राफ इस तरह चलेगा, देखो आप, 1 लाख पर 5% टैक्स, 2 लाख पर 10% टैक्स, 3 लाख पर 15% टैक्स। सोचो आप, मतलब आपकी इनकम 1 लाख है तो 5% टैक्स दे रहे हो, आपकी इनकम 2 लाख है तो 10% टैक्स दे रहे हो, आपकी इनकम 3 लाख है तो 15% टैक्स दे रहे हो। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपका जो टैक्स रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, इसके मेरिट क्या, डीमेरिट क्या है। हम इसके मेरिट गुण की जब बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो, इससे क्या होगा, आय में समानता होगी। हमेशा। पर इसकी डीमेरिट क्या है, इसकी डीमेरिट यह है कि निवेशक हतोत्साहित हो गए। निवेशक हतोत्साहित होते हैं। हमेशा इसकी मेरिट ये है और डीमेरिट ये है। पूरी बात ध्यान दो, आपकी इनकम में लगातार वृद्धि, 1 लाख पर 5% टैक्स, 2 लाख पर 10% टैक्स, 3 लाख पर 15% टैक्स की बात करें हम लोग, ये है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम में वृद्धि होती जाएगी, टैक्स रेट बढ़ता चला जाएगा। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं इसे। अब देखो, आप आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कौन सा टैक्स सिस्टम लागू है, प्रोग्रेसिव या डिग्रेसिव या रिग्रेसिव या प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम की हम बात करें। देखो आप, दूसरे ये है प्रतिगामी। इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं इसे। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, रिग्रेसिव क्या होता है। हम रिग्रेसिव कहते किसे हैं कि दर, कर के दर में वृद्धि से, सॉरी, इनकम में वृद्धि से कर के दर में कमी आने लगे। देखो आप, आय में के साथ कर की दर में कमी आना। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स रेट कम होता चला जाएगा। जैसे हम इसे ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, मान लिया जाए
अब सोचो आप, ये टैक्स रेट है कर की दर प्रतिशत में, ये इनकम है लाख में। मान लिया जाए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। हमेशा मान लिया जाए इसका ग्राफ इस तरह चलेगा। आपकी इनकम 1 लाख है, हमेशा ध्यान दो, तो टैक्स रेट 5%। हमेशा ध्यान दो, सॉरी 15%। टैक्स रेट ज्यादा देखो। आपकी इनकम 2 लाख है, टैक्स रेट 10%। आपकी इनकम 3 लाख है, टैक्स रेट 7%। आपकी इनकम 4 लाख है, टैक्स रेट 5%। मतलब आपकी इनकम बढ़ने लगी तो टैक्स रेट कम होने लगा। हमेशा जिसकी इनकम 10 लाख है, पूरी बात ध्यान दो, उन पर 15%। जिसकी इनकम 20 लाख है उस पर 10%। जिसकी इनकम 30 लाख है उस पर 7%। और जिसकी इनकम 50 लाख है उस पर 5% टैक्स लगे। तो जब इनकम में वृद्धि होती है, इनकम में वृद्धि के साथ कर की दर में जब कमी आती है, तो उसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसका गुण क्या है? हमेशा इसकी मेरिट क्या है? मेरिट यह है कि निवेशक मोटिवेट होंगे, निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है। हमेशा ये जो निवेशक है, उन निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे जिस मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, मुझे कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। दुनिया के विकसित देशों में रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की वकालत की जाती है। दुनिया के जितने विकसित देश है, वह हमेशा रिग्रेसिव प्रतिगामी कर प्रणाली की बात की जाती है। लेकिन इसका दोष क्या है? दोष ये आर्थिक हमेशा इसका दोष यह है कि आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी आना, रिग्रेसिव। इसकी मेरिट क्या है? निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है। इसकी डेमेरिट क्या है? आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम और प्रोग्रेसिव हम टैक्स सिस्टम की बात करें, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, कर की दर में कमी आती जाएगी। जैसे देखो आप, आपकी इनकम 1 लाख है तो 15% टैक्स। आपकी इनकम 2 लाख है तो 10% टैक्स। आपकी इनकम 3 लाख है तो 7% टैक्स। आपकी इनकम 4 लाख है तो 5% टैक्स की बात की गई। प्रोग्रेसिव में यह है कि इनकम बढ़ेगी तो कर की दर बढ़ती चली जाएगी। रिग्रेसिव में यह है, प्रतिगामी में यह है, इनकम बढ़ेगी तो कर की दर में कमी आती चली जाएगी। ओवरऑल टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, मतलब कर राजस्व की वसूली ज्यादा होगी, टैक्स रेवेन्यू की वसूली ज्यादा होगी। पर यह अलग चीज है कि इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो 1 लाख दे रहा है उस पर 15% टैक्स, जिसकी इनकम 4 लाख है उस पर केवल 5% टैक्स लग रहा है। और मैंने क्या कहा, दुनिया के विकसित देशों में या पूंजीवादी देशों में इसी का अनुकरण किया जाता है। तीसरी चीज, आनुपातिक।
अनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम की बात करें, इसमें क्या होता है, आय में वृद्धि के बावजूद आय में वृद्धि के बावजूद कर की दर में वृद्धि नहीं होती है। नहीं होती है। जैसे एक हम ग्राफ बनाते हैं, टैक्स रेट है ये, प्रतिशत में, ये इनकम है आपका, लाख में। हमेशा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मान लिया जाए 5%, 10%, 15%। अब देखो ये ग्राफ इसका इस तरह बनता है, 1 लाख पर भी 10%, 2 लाख पर भी 10%, और 3 लाख पर भी 10%, और 4 लाख पर भी 10%। ये देखो आप, मतलब इनकम बढ़ रही है पर टैक्स रेट में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। 1 लाख पर भी 10%, 2 लाख पर भी 10%, 3 लाख पर भी 10%, और 4 लाख पर भी 10%। मतलब इनकम में वृद्धि के बावजूद कर की दर में वृद्धि नहीं हो रही है। इसे कहते हैं अनुपातिक। इसका मेरिट क्या है? हमेशा मेरिट यह है कि निवेशक निवेश करेंगे, पर डीमेरिट यह है कि आर्थिक असमानता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसका गुण क्या है? निवेशक निवेश के लिए प्रोत्साहित। और दोष क्या है इसका? आर्थिक असमानता में वृद्धि, ये इसका दोष है। ये प्रोपोर्शनेट, लेकिन जितने भी टैक्स सिस्टम है वो पूर्ण नहीं है। इस इंडिया में डिग्रेसिव की बात की जाती है, अक्रमिक की बात की जाती है। जैसे हम बात करें अगला, अक्रमिक। डिग्रेसिव डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? आय में वृद्धि से कर के दर में वृद्धि होती है, पर एक सीमा के बाद कर के दर में वृद्धि बंद हो जाती है। आय में वृद्धि के साथ हमेशा
आय में वृद्धि के साथ कर के दर में वृद्धि होती है, किंतु एक सीमा के बाद कर की दर में वृद्धि बंद हो जाती है। कि दर अब सोचो जरा, जैसे सिंपल चीजें, ये जो सिस्टम है या प्रगतिशील प्लस आनुपातिक प्रणाली का मिश्रित रूप है, हमेशा ध्यान दो, प्रगतिशील प्लस आनुपातिक प्रणाली का एक मिश्रित रूप है। या और क्रमिक डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दें इस बात को, प्रगतिशील प्लस आनुपातिक कर प्रणाली का यह मिश्रित रूप है। या अब देखो सिस्टम कैसे, ये है, ये टैक्स रेट है, ये प्रतिशत में होता है, और ये आपकी इनकम है लाख में, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। टैक्स सिस्टम इस तरह चलता है। 1 लाख पर 5%, 2 लाख पर 10%, अब 3 लाख पर देखो स्थिर हो गया, 4 लाख पर भी स्थिर हो गया। मान लिया जाए ये 12% है, ये 5% है। अब देखो अक्रमिक में क्या हो रहा है, पहले इनकम में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होती चली जा रही है। जैसे 1 लाख पर 5%, 2 लाख पर 10%, लेकिन अब टैक्स रेट हमारा स्थिर हो गया, 3 लाख पर भी 12% और 4 लाख पर भी 12%। यह लगभग स्थिर हो चुका है। इसे कहते हैं हम लोग अक्रमिक डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब यही होता है कि एक सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है। अर्थात यह जो डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है यह प्रगतिशील आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रित रूप है। भारत में यही लागू है। यदि हम सारे टैक्स सिस्टम को एक साथ देखें तो उनका ग्राफ इस तरह बनेगा। यह आपका टैक्स रेट है और यह आपका इनकम है। यह आपका प्रोग्रेसिव है। प्रगतिशील कर प्रणाली। यह आपका रिग्रेसिव है, मतलब प्रतिगामी। कर प्रणाली, ये जो आपका है आनुपातिक है। मतलब इनकम में वृद्धि के बावजूद कर के दर में कोई वृद्धि नहीं होती है। और जो ये आपका है यह अक्रमिक है। हमेशा ध्यान दें इस बात को,
ये सारे टैक्स सिस्टम देखो, प्रोग्रेसिव में देखो आप, इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। रिग्रेसिव में क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट आपका कम होता जा रहा है। आनुपातिक में क्या है, टैक्स रेट हमारा स्थिर हो चुका है। और डिग्रेसिव में क्या चीज है, पहले तो हमारी इनकम बढ़ रही है, उसके बाद हमारी इनकम क्या होगी, स्थिर हो गई। इतनी सारी के टैक्स सिस्टम होते हैं। अब हमेशा ध्यान दो, इनसे कई बार यूपीएससी में सीधे प्रश्न पूछेंगे या कई बार स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टैक्स सिस्टम, अगली क्लास में हम लोग सीधे आएंगे टॉपिक पर। हमारी शुरुआत होगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम की। चलो, आप एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, खरीदते हैं अनअकैडमी का, और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।